Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Nisha Mangal, Senior Gynecologist at जयपुर राजस्थान। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के अंदर इनफर्टिलिटी के बारे में। जैसा कि हमें पता है एंडोमेट्रियोसिस 20 से 40 उम्र की महिलाओं के अंदर कॉमनली होता है। इसकी इंसिडेंसेस डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। ये एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है और एंडोमेट्रियोसिस के अंदर इनफर्टिलिटी भी बहुत से पेशेंट्स में देखने को मिलती है। जैसा कि हमने हमारे पुरानी वीडियोस में डिस्कस किया है कि एंडोमेट्रियोसिस के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत वेरिएबल होते हैं। कभी-कभी बहुत माइल्ड मिनिमल एंडोमेट्रियोसिस में भी पेशेंट को सीवियर पेन होता है और कभी-कभी बड़ी-बड़ी चॉकलेट सिस्ट के अंदर भी पेशेंट को पेन नहीं होता है। तो एंडोमेट्रियोसिस के अंदर जो इनफर्टिलिटी है इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत वेरिएबल होती है। बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत माइल्ड और मिनिमल एंडोमेट्रियोसिस है लेकिन पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और बहुत बार बड़ी चॉकलेट सिस्ट के साथ में भी पेशेंट नेचुरली कंसीव करके आ जाते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस के अंदर जो इनफर्टिलिटी हो रही है ये बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। आपकी ट्यूब्स कितनी डैमेज हैं, आपकी जो पेल्विक एडहेशंस हैं वो कैसे हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इनफर्टिलिटी को डिसाइड करते हैं। तो आज के इस वीडियो को बनाने का मेरा एम यही था कि हम ये जानें कि इनफर्टिलिटी एंडोमेट्रियोसिस में क्यों होती है और अगर आपको इनफर्टिलिटी है एंडोमेट्रियोसिस के साथ में तो हमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एंडोमेट्रियोसिस में इनफर्टिलिटी होने के बेसिकली 5 रीजन होते हैं। सबसे पहला पेल्विक एडहेशंस, दूसरा ट्यूबल डिसफंक्शन, तीसरा ओवेरियन डिसफंक्शंस, चौथा हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस और पांचवा इम्यून मॉड्यूलेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेल्विक एडहेशंस के बारे में। पेल्विक एडहेशंस होता है कि एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा डिजीज है जिसमें कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है, टिश्यू के अंदर थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग और इन्फ्लेमेशन कंटिन्यू रहता है। इसकी वजह से एडहेशन मतलब चिपकना। तो जो पेल्विस है उसकी जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, जैसे कि यूट्रस के ऊपर आके ओवरीज चिपक जाती हैं, ट्यूब्स चिपक जाती हैं। जो पेरिटोनियम होती है, पेल्विक पेरिटोनियम जिसे हम पाउच ऑफ डगलस भी बोलते हैं, वो आपस में चिपक जाता है। अगर एंडोमेट्रियोसिस हायर ग्रेड का हो तो ये इंटेस्टाइन मतलब आंतों के अंदर भी चला जाता है और आगे ब्लैडर में भी चला जाता है, तो हमें ब्लैडर और आंतों के भी एडहेशंस जो है वो मिलते हैं। तो पेल्विक एडहेशंस की वजह से मेन प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो ट्यूब्स का ओवरीज का जो ओरिएंटेशन होता है, जिसे हम ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप बोलते हैं, ये डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट को इनफर्टिलिटी होती है। साथ ही पेल्विक एडहेशंस की वजह से पेशेंट को सीवियर पेन होता है और पेन की वजह से उनका जो नेचुरल इंटरकोर्स है वो भी पेनफुल होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। सेकेंड पॉइंट जो आता है वो आता है ट्यूबल डिसफंक्शन। तो जो फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर पहला चीज तो पेल्विक एडहेशंस की वजह से जो ट्यूब है वो या तो यूट्रस से या ओवरी से चिपक जाती है, तो उसका जो नॉर्मल रिलेशनशिप है ओवरी के साथ वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह से वो जो नॉर्मल एग को कैच करके यूट्रस में लाने का जो ट्यूब का काम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को इनफर्टिलिटी होती है। साथ ही एंडोमेट्रियोसिस के अंदर ट्यूब के अंदर भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है, इम्यून डिसफंक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से ट्यूब का जो फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ट्यूब्स के जो सीलिया हैं जो कि एग्स को ओवरी से कैच करके यूट्रस तक पहुंचाते हैं, वो सीलिया भी एंडोमेट्रियोसिस में बहुत बार डैमेज हो जाते हैं, जिस वजह से ट्यूब खुली भी हो लेकिन फिर भी वो फंक्शनिंग नहीं हो, ये भी पॉसिबिलिटी रहती है। थर्ड पॉइंट आता है ओवेरियन डिसफंक्शंस। जो एंडोमेट्रियोसिस है उसमें ओवेरियन सिस्ट बनती हैं जिन्हें हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। ये चॉकलेट सिस्ट जैसे जैसे बड़ी होती हैं तो ये जो एग है ओवरी के अंदर उनको डैमेज करती है, उनकी क्वालिटी को अफेक्ट करती है। साथ ही एग बनने के बाद जो ओव्यूलेशन प्रोसेस है उसको भी चॉकलेट सिस्ट अफेक्ट करती है। फोर्थ पॉइंट आता है हार्मोन डिस्टर्बेंसेस। जैसा कि हमें पता है एंडोमेट्रियोसिस एक हार्मोन डिपेंडेंट प्रॉब्लम है जो कि ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होती है। तो इसके अंदर जो हार्मोन डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से एग फॉर्मेशन अफेक्ट होता है, हमारे जो फॉलिकल्स हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते, ओव्यूलेशन प्रोसेस अफेक्ट होती है। जो यूट्रस का अंदर का लाइनिंग है जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो एंडोमेट्रियम भी हार्मोन डिपेंडेंट होती है, तो वो एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन है वो भी डिफेक्टिव हो जाता है। लास्ट पॉइंट आता है इम्यून मॉड्यूलेशन। इम्यून मॉड्यूलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एंडोमेट्रियोसिस के अंदर, क्योंकि इसकी वजह से हमारा एग, हमारा फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस तीनों अफेक्ट होते हैं। जो एग क्वालिटी है वो पुअर हो जाती है, फेलोपियन ट्यूब है वो अगर ओपन भी है तो भी वो डिसफंक्शन हो जाती है, मतलब कि वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं रहती है, अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाती है। और जो यूट्रस है उसके अंदर की लाइनिंग
जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ये इसकी रिसेप्टिविटी कम हो जाती है इम्यून मॉड्यूलेशन की वजह से। रिसेप्टिविटी कम होने से क्या होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया एग स्पर्म का, तो भी वो इम्प्लांट प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो इस तरीके से जो एंडोमेट्रियोसिस है, ये हमारी हर स्टेज पर फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपका जो ट्रीटमेंट होगा बेसिकली 5 बातों पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले आपका एज क्या है, दूसरा एंडोमेट्रियोसिस का क्या स्टेज है, तीसरा आपका जो फेलोपियन ट्यूब्स है उनका कंडीशन और आपके यूट्रस का कंडीशन कैसा है, चौथा आप कितने लंबे टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, और पांचवा आपका ओवेरियन रिजर्व कैसा है। नॉर्मली एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स के अंदर जब भी हम इनफर्टिलिटी को ट्रीट करते हैं, तो हमारे पास में 2 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और दूसरा डायरेक्टली फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स। तो एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स जो कि फर्टिलिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनमें इसी चीज का कंफ्यूजन होता है कि उनको लेप्रोस्कोपी सर्जरी कराना है या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जैसे कि आईयूआई या आईवीएफ ऑप्ट करना है। तो इन्हीं चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की। जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है वो हमें यूजुअली तभी करवानी चाहिए जब या तो आपको ओवेरियन सिस्ट मतलब चॉकलेट सिस्ट है जो कि 3 या 4 सेंटीमीटर या उससे बड़ा है, या मल्टीपल छोटे छोटे चॉकलेट सिस्ट प्रेजेंट है, पेशेंट को पेन एब्डोमेन काफी जाता है जिसकी वजह से वो नेचुरल ट्राई भी नहीं कर रहा है, और इसके अलावा अगर बहुत यंग पेशेंट है और तुरंत आईवीएफ या आईयूआई पे नहीं जाना चाह रहे, तो उन पेशेंट्स को हम लेप्रोस्कोपी सर्जरी एडवाइस करते हैं। लेप्रोस्कोपी सर्जरी के पेशेंट्स में बहुत से बेनिफिट होते हैं। अच्छा, लेप्रोस्कोपी सर्जरी में हम क्या करते हैं? पहली चीज तो आपको जो लेप्रोस्कोपी करानी है, आपको एंडोमेट्रियोसिस के एक्सपर्ट से ही करानी चाहिए ताकि डिजीज का कंप्लीट क्लियरेंस हो पाए। क्योंकि जब भी हम एंडोमेट्रियोसिस के लिए लेप्रोस्कोपी सर्जरी करते हैं, तो हमारा मेन टारगेट होता है कि पहला हमें जो भी चॉकलेट सिस्ट है उसको रिमूव करना है और ओवरी का जो हेल्दी टिश्यू है उसे बचाना है। दूसरी चीज, हमें जो भी एंडोमेट्रियोसिस के इम्प्लांट्स हैं, जो पैचेस हैं, उसको कंप्लीटली एक्साइज करना है और हटा के उस डिजीज को क्लियर करना है। तीसरा, जो भी एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हमारे अडहेशंस हैं, जो चिपकना है यूट्रस का, ट्यूब्स का या आंतों का, तो हमें उस अडहेशन को रिमूव करना है, ठीक करना है। और फोर्थ पॉइंट आता है कि हमें नॉर्मल पेल्विक एनाटॉमी को रिफॉर्म करना होता है। मतलब जो भी ट्यूब्स का, ओवरीज का जो रिलेशनशिप था, यूट्रस का जो रिलेशनशिप था, तो जहां तक पॉसिबल हो हमें इस एनाटॉमी को फिर से बनाना होता है। जब हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को अच्छे से करते हैं और डिजीज को काफी हद तक क्लियर करते हैं, तो बहुत से पेशेंट्स में नेचुरली ही प्रेगनेंसी लग जाती है। तो जब भी हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, तो इसके बाद हम 3 to 6 मंथ पेशेंट्स को नॉर्मली बोलते हैं कि आप नेचुरली ट्राई करो। अगर आपका ट्यूब्स ठीक हैं और आपका एग रिजर्व अच्छा है, आपका अच्छे से डिजीज क्लियर हो गया है, तो अगर 3 to 6 मंथ में आपको प्रेगनेंसी नहीं लगता है, तो फिर हम आईयूआई या आईवीएफ सजेस्ट करते हैं। क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस की रिकरेंस रेट भी होती है। अगर हम बहुत लंबे टाइम तक एंडोमेट्रियोसिस को छोड़ दें और उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं लें और प्रेगनेंसी भी नहीं हो, तो फिर ये एंडोमेट्रियोसिस रिकरेंस हो जाता है। एंडोमेट्रियोसिस में क्या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट देना है, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का एज कितना है, एंडोमेट्रियोसिस का कौन सा स्टेज है, पेशेंट को कितने टाइम से पेशेंट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है, पेशेंट का जो फेलोपियन ट्यूब है उसका कंडीशन कैसा है, यूट्रस का कंडीशन कैसा है, और साथ ही ओवेरियन रिजर्व कैसा है। तो इन सारे पांचों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कौन सा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट देना है। और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास में 3 ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहला ओव्यूलेशन इंडक्शन इन टाइम्ड इंटरकोर्स, दूसरा आईयूआई और तीसरा आईवीएफ। ओव्यूलेशन इंडक्शन इन टाइम्ड इंटरकोर्स, इसके अंदर हम एग बनने का मेडिसिन देते हैं। जो एग बनता है उसको अल्ट्रासाउंड से ट्रैक करते हैं, और जब वो प्रॉपर साइज का बन जाता है तो एग रप्चर का इंजेक्शन लगाते हैं, और उसके बाद पेशेंट को नेचुरल ट्राई के लिए बोलते हैं। तो नॉर्मली 3 to 6 मंथ के अंदर पेशेंट इससे कंसीव हो जाता है। सेकेंड हमारे पास आता है आईयूआई। आईयूआई जो है ये एक प्रोसीजर होता है जो ओव्यूलेशन टाइम पर किया जाता है। इसमें भी हम एग बनने का मेडिसिन देते हैं, साथ ही कुछ इंजेक्शंस भी लगाते हैं जिससे एग क्वालिटी हम थोड़ा बेटर बना पाए, और एग रप्चर का इंजेक्शन भी लगाते हैं, और उसके बाद जब ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पर हम आईयूआई करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है आईवीएफ। तो जिन पेशेंट्स के अंदर फेलोपियन ट्यूब्स का कंडीशन अच्छा नहीं होता, एग रिजर्व बहुत अच्छा नहीं होता, या पेशेंट का एज ज़्यादा होता है, या बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग
इनफर्टिलिटी है या पेशेंट हम आईयूआई ट्राई कर चुके हैं और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें हम आईवीएफ सजेस्ट करते हैं। आईवीएफ के रिजल्ट्स एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स में बहुत अच्छे। एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स के अंदर हमारा मेन एम यही रहता है कि पेशेंट जल्दी से जल्दी कंसीव कर जाए, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, साथ ही इसकी रिकरेंस रेट भी बहुत हाई है। कई बार हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं और अगर पेशेंट 6 मंथ 1 ईयर में प्रेग्नेंट नहीं होता है, तो उसके दोबारा से चॉकलेट सिस्ट बन जाती है, फिर से एंडोमेट्रियोसिस एक्टिवेट हो जाता है। तो जितना जल्दी हो ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट को प्रेगनेंसी लग जाए, ये हमारा एम रहता है। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। थैंक यू।